अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 का टाइटल है ऑसिलेशंस। स्टूडेंट्स सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 का जो टाइटल है उसको यहां पे लिख लेंगे, चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 का जो टाइटल है दैट इज द ऑसिलेशंस। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन क्या है। तो ऑसिलेटरी मोशन बेसिकली क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन। तो यहां पे सबसे पहले डेफिनेशन लिख देंगे जी, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी और द वाइब्रेटरी मोशन भी आप इसको लिख सकते हैं। ये मैंने एक ही साथ लिख लिया है, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। तो डेफिनेशन क्या है जी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो इसको यहां पे लिख लेंगे जी कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या है कि फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है, या हम उसको मैस स्प्रिंग सिस्टम की अगर हम बात कर लें, ये फर्ज करें ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ मैस m का कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने अटैच किया हुआ है। जब हम इस मैस m को यहां से पिक करके जब इसको इधर से फोर्स लगाएंगे और इसको छोड़ेंगे, तो ये जो मैस m वाला जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द इस तरह से ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो मैस m है ये ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये बेसिकली इसकी मेन पोजीशन होगी, जहां पे लाके आप इसको छोड़ेंगे तो ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अब हम बात करेंगे यहां पे अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की हेडिंग लिख लेंगे जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ये बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन की या वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल टाइप है। और याद रखिएगा कि हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन जरूर होगी। अब हमने देखना है कि ऑसिलेटरी मोशन के लिए अगर उस मोशन ने सिंपल हार्मोनिक मोशन बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है। तो यहां पे पहले मेंशन कर लेंगे जी कि ये बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये स्पेशल टाइप का मतलब क्या है कि इसकी कंडीशन क्या है कि किसी भी ऑसिलेटरी मोशन के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन बनने के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है। वो कंडीशन ये है कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और उसका डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का आपस में रिलेशन डायरेक्ट हो, यानी कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिसमें ये कंडीशन हो कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एक्स, मैं वेक्टर का साइन भी लगा लेता हूं, और जब आप वेक्टर का साइन लगाएंगे तो इसके साथ नेगेटिव का साइन भी लगा देंगे, जिससे यह शो होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा आपस में एंटी पैरेलल होंगे, यानी कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और उसका डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो ऐसी मोशन को हम नेम देंगे जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पे इनकी डायरेक्शन को मेंशन कर लेते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। तो यहां पे लिख लेते हैं जी, ये हमेशा होगा ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा होगा ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन या टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन भी आप इसको लिख सकते हैं। ये होगा जी टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। और यहां पे एक छोटा सा एमसीक्यू भी आप बना सकते हैं कि ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन हर इंस्टेंट पे, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू द 180, यानी कि थीटा इट इज इक्वल टू 180 डिग्री
बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हर पॉइंट पे इन दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री बनेगा। अब यहां पे हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है और उस मैस स्प्रिंग सिस्टम की हमने मोशन को अगर हमने ऑब्जर्व करना हो कि क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग मेंशन कर लेंगे जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड मैस स्प्रिंग सिस्टम। कि मैस स्प्रिंग सिस्टम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा तो उस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो तमाम पॉइंट्स यहां पे डिस्कस करेंगे। डायग्राम एक बना लेंगे। सपोज ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां पे एक स्प्रिंग है, इसको स्प्रिंग को हमने इस तरह से किसी मैस m के ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पोजीशन है, दिस इज इट्स मीन पोजीशन, इसको O से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब अगर मैं मैस m के इस ऑब्जेक्ट को यहां पे फोर्स लगाऊं, अप्लाइड फोर्स यहां से इसको मूव कराऊं, तो ये मैस m सपोज यहां से मूव करके यहां पे आ जाएगा। मैं उसकी डायग्राम यहां पे अलग से बना लेता हूं कि जब आप इस पे अप्लाइड फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो फर्ज करें ये मैस m का जो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मूव करके इस जगह पे आ गया, ये मूव करके यहां पे आ गया। तो अब ये जो पोजीशन है स्टूडेंट्स, ये इसकी मेन पोजीशन थी और ये वाली जो इसकी पोजीशन है ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। इसका मतलब इसने मीन से लेके एक्सट्रीम तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कवर किया। लेट इट बी नोन एज द एक्स। और जब आप इसको छोड़ेंगे, इस मैस m को एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके छोड़ेंगे तो ये इधर मीन पे आएगा, मीन पे यहां पे ये दोबारा फिर इधर आ जाएगा, यहां पे इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। सपोज वो भी डिस्टेंस x, आप इस पॉइंट को b पॉइंट भी कह सकते हैं, यानी कि a और यहां पे b पॉइंट जो है वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी और o जो है इसकी मीन पोजीशन होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक फोर्स है अप्लाइड फोर्स, और देखें मीन पोजीशन से जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जा रहे हैं तो ये अप्लाइड फोर्स है। जब आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके छोड़ेंगे तो ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद मीन की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि जब आप इसको मीन से एक्सट्रीम लेके आ रहे थे तो इस ऑब्जेक्ट में, इस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स थी। रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है। अब जरा देखें कि रीस्टोरिंग फोर्स का फैक्टर किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। जाहिर है स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम मीन की बात करें तो मीन पे जितनी अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगी उतना ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर करेगा। तो मैं रिलेशन यूं बना लेता हूं कि एफ ए मतलब अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एक्स, कि जितनी अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगी उतना ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये अप्लाइड, ये इस तरह से बन जाएगा, इट इज इक्वल टू द के एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन किधर से किधर है जी? मीन से एक्सट्रीम की तरफ। लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रही है? वो ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम से मीन की तरफ लेके आ रही है। अब इसका मतलब अप्लाइड फोर्स जितनी ज्यादा होगी रीस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ज्यादा है तो ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट में रीस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन और रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स उसको एक्सट्रीम से मीन लेके जा रही है। तो यहां पे आप उसको लिख सकते हैं कि एफ आर मतलब रीस्टोरिंग फोर्स, इट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ एफ ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये रिलेशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स इट इज इक्वल टू, देखें एफ ए बेसिकली यहां पे किसके इक्वल है? माइनस का साइन ये वाला, और ये के एक्स यहां पे आ जाएगा। अब फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, यहां पे आप लिख सकते हैं जी एम ए एक्सेलरेशन के साथ यहां पे ये माइनस के एक्स, और एक्सेलरेशन यहां से किसके इक्वल आ जाएगा जी? माइनस के बाय एम इंटू एक्स। यहां पे देखें स्टूडेंट्स, जो अभी हमने बात की थी कि ये के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द माइनस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली बात, ये जो बात हमने यहां पे की थी वो एक बात यहां पे प्रूव हो जाती है। और एक और चीज याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स यहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा रही है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं एक जनरल बात करूं डायरेक्शन के अलावा, इन जनरल मैं यहां पे मेंशन कर सकता हूं, इन जनरल एफ इट इज इक्वल टू द के एक्स। आप इस रिलेशन को हुक्स लॉ भी कह सकते हैं, इस रिलेशन को हुक्स लॉ भी कह सकते हैं। अगर मैं यहां से के को सेपरेट कर लूं तो के इज इक्वल टू बन जाएगा जी एफ बाय एक्स। ये के क्या है जी, के के 3 डिफरेंट नेम है। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज द फोर्स कांस्टेंट एंड के इज द स्टिफनेस कांस्टेंट। इन तीनों को मैं यहां पे मेंशन कर लेता हूं। इट इज आर नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट, आप इसको फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं और आप इसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी कह सकते हैं। यहां पे इसको लिख देते हैं जी स्टिफनेस कांस्टेंट। सबसे पहले अब इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि के यूनिट्स क्या हैं। तो देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है ये बेसिकली उसमें एक्सटेंशन है, ये मीटर आ जाएगा इसका यूनिट। तो यूनिट इसका बन जाएगा यहां से जी न्यूटन पर मीटर, ये उसका यूनिट बन जाएगा। और इसका यूनिट जो न्यूटन पर मीटर है इज सेम एज दैट ऑफ द यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन। वो आप यहां पे मेंशन भी कर सकते हैं, सेम एज दैट ऑफ द सरफेस टेंशन। अब हम बात करेंगे कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी डिपेंडेंस किन किन फैक्टर्स पे है। तो यहां पे हेडिंग लिख देंगे जी डिपेंडेंस ऑफ द के किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। स्टूडेंट्स सेकंड ईयर में आपने फिजिक्स ऑफ सॉलिड का जो चैप्टर है वहां पे आपने यंग्स मॉडल्स की एक आपने टर्म पढ़ी होगी, उसी को अगर हम यहां पे डिस्कस करें, यंग्स मॉडल्स आप जानते हैं y इट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन, और स्ट्रेस का फार्मूला आप जानते हैं जी फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन आप जानते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं इसको जरा रीअरेंज कर लूं तो ये किस तरह से बन जाएगा जी F मल्टीप्लाई बाय L ओवर एरिया इनटू डेल्टा L यानी कि एक्सटेंशन। अब देखिएगा इस रिलेशन से K यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे आएगा, जरा देखिएगा स्टूडेंट्स। इस रिलेशन को अगर मैं देखूं, ये फोर्स और ये जो एक्सटेंशन है, ये फोर्स और ये एक्सटेंशन, तो देखिए सेम ये वही वाला रिलेशन बन रहा है, फोर्स और बाय एक्सटेंशन। इसका मतलब ये जो रेड बॉक्स में मैंने इंक्लोज किया है दिस इज इक्वल टू द के, और आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं y इट इज इक्वल टू के एल बाई ए, और k की अगर हम बात करें तो k क्या हो जाएगा जी वाई ए बाई एल। ये बेसिकली उसके फैक्टर हैं जिसका यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा होगा जिस स्प्रिंग का, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी उतना ज्यादा होगा। अब यहां पे एक और बड़ी छोटी सी बात लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि स्प्रिंग जितना हार्ड होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, सॉफ्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट उतना कम होता है। ये बात यहां पे लिख भी देते हैं कि जो के होगा ये हार्ड स्प्रिंग का ज्यादा होता है एज दैट ऑफ द के ऑफ द सॉफ्ट स्प्रिंग। चले मैं यहां पे वर्ड पूरा भी लिख देता हूं, यहां पे हार्ड स्प्रिंग का के ज्यादा है एज कंपेयर टू द के ऑफ द सॉफ्ट स्प्रिंग। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स दो बड़े इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट है जो कि एज सच हमारी बुक में उस तरह से तो नहीं, एफएससी लेवल पे नहीं गिवन, लेकिन चूंकि एंटी टेस्ट के लिहाज से हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे कटिंग ऑफ द स्प्रिंग्स। कि फर्ज करें एक स्प्रिंग है जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, अगर आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं या सपोज 2 अनइक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो हर एक पार्ट जो बचा है जिसको हमने कट किया है हमने बताना है कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। फर्ज करें ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो उस एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो ये सारे पॉइंट आपने बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व करने हैं। हेडिंग मेंशन कर देंगे जी कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। अब देखिए यहां पे दो चीजें हैं कि इक्वल कटिंग भी है, मतलब स्प्रिंग है उसको आपने 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया है, या एक स्प्रिंग है उसको आपने 2 या 3 या 4 अनइक्वल पार्ट में कट किया है। तो अब जो मैं आपके सामने ये फार्मूला लिखने लगा हूं स्टूडेंट्स, ये फार्मूला दोनों पे एप्लीकेबल है, इक्वल कटिंग के लिए भी और अनइक्वल कटिंग के लिए भी। तो यहां पे लिख देंगे फॉर इक्वल एंड अनइक्वल कटिंग।
मैं फार्मूला पहले यहां पे लिख लेता हूं और इसके बाद इसका एमसीक्यू भी करेंगे ताकि आपको पॉइंट जरा यहां पे क्लैरिफाई हो जाए। फार्मूला क्या है जी, के प्राइम क्या है जी, कटिंग के बाद स्प्रिंग कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू के एल ओवर एल प्राइम। ये देखें, ये के प्राइम क्या है जी, आफ्टर कटिंग जो स्प्रिंग कांस्टेंट है। के जो है ये वाला ओरिजिनल इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट है, एल इनिशियल लेंथ है, और एल प्राइम यहां पे लिखेंगे एल प्राइम क्या है जी, लेंथ आफ्टर कटिंग। इसका आपने ख्याल रखना है कि लेंथ आफ्टर कटिंग, मैं यहां पे मेंशन भी कर लेता हूं कि जो एल प्राइम है, दिस इज द लेंथ आफ्टर कटिंग, और ये वाली जो ये इनिशियल लेंथ है। अब देखिए यहां पे एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अब यहां पे बेशुमार एमसीक्यू बना सकते हैं, इक्वल कटिंग के, अनइक्वल कटिंग के। यहां पे जरा देखें, एमसीक्यू यहां पे लिखते हैं। मैं एमसीक्यू की पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपको सारी चीजें समझ भी आ जाए। यहां पे देखें, फर्ज करें ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है जिसकी ओरिजिनल लेंथ लेट इट बी इक्वल टू द एल। अब अनइक्वल कटिंग का कर लेते हैं ताकि पॉइंट जरा और क्लियर हो जाए, क्योंकि इसी तरह से इक्वल कटिंग भी आएगी। इनिशियल लेंथ इसकी एल है, मैं कहता हूं इसको आपने 2 पार्ट्स में इस तरह से कट करना है कि एक जो इसका हिस्सा है, सपोज ये जो लेंथ है दैट इज द l/4, मतलब 1/4 पार्ट में इसको कट किया है, तो ऑब्वियसली ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा दिस वुड बी द 3l/4, यानी कि l - l/4 करेंगे तो 3l/4 आ जाएगा। अब अगर आपको पेपर में ये पूछा जाए, और एक और एडिशनल चीज यहां पे, कि इनिशियल लेंथ इसकी l थी और इस स्प्रिंग का, इस पूरे स्प्रिंग का जो इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट था दैट इज इक्वल टू द k, ये उसका इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो हमने बताना है कि कटिंग के बाद ये वाला जो हिस्सा बचा है 1/4 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, और कटिंग के बाद ये वाला जो हिस्सा 3/4 यानी कि 3l/4 ये जो हिस्सा बचा है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान बात, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ लेकिन आपके काम बहुत आएगा। या जरा देखिएगा, अगर मैंने इस पार्ट का, सिर्फ इस पार्ट का l/4 का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना तो कैसे निकालेंगे, k प्राइम, आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये l प्राइम है, l प्राइम क्या है जी, लेंथ आफ्टर कटिंग, तो ये आफ्टर कटिंग लेंथ है l/4। मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं, यहां पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो सेम वही वाले रिजल्ट आएंगे जो शॉर्टकट से आएंगे। आपने क्या करना है, l को आप नेगेट कर दें, आप ये समझें कि ये सिंपल 1/4 है। स्टूडेंट्स जो लेंथ आफ्टर कटिंग होगी आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो बेसिकली वो k प्राइम आ जाएगा। तो देखें, आप ये समझे लेंथ को, l को आप नेगेट कर दें, इग्नोर कर दें फॉर द टाइम बीइंग, तो ये बन जाएगा 1/4 सिंपल। तो 1/4 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये सिंपल कितना बन जाएगा जी, 4k, k साथ लगा दीजिएगा, ऑब्वियसली k पहले भी लगा हुआ है। यहां पे ये अब आपने जरा देखें, इसका k प्राइम है तो देखें l को निगेट कर दें एक लम्हे के लिए, तो ये 3/4 है, 3/4 का रेसिप्रोकल लेंगे तो स्टूडेंट्स ये कितना बन जाएगा जी, 4/3, और k ऑब्वियसली इस फार्मूले में ही लगा हुआ है। तो अब ये देखें, इस इतने हिस्से का 4k और इतने हिस्से का 4/3 के स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। अब चाहे इक्वल कटिंग हो, अनइक्वल कटिंग हो, 2 पार्ट्स हो, 3 पार्ट्स हो, जितने भी पार्ट्स हो, आप ये वाला फार्मूला लगा के, रेसिप्रोकल वाला फार्मूला लगा के यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं।